सेकेंड ईयर की इस दूसरी क्लास में आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी। इससे पूर्व की क्लास में हमने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों पर विस्तृत से चर्चा की थी और महमूद गजनवी ने 1000 से 1026-27 ईस्वी तक 17 आक्रमण भारत पर किए थे। उसके इस आक्रमण का सबसे प्रमुख प्रभाव ये पड़ा था कि उसने अपने बाद के आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। महमूद गजनवी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तुर्क आक्रांता था वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, जिसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि गौर के एक छोटे से राज्य तुर्कों की एक शाखा जिन्होंने गौर नामक राज्य स्थापित किया था हेरात और उसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में, और वहीं से उसने फिर एक विशाल साम्राज्य, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और छोटे से गौर साम्राज्य से संतुष्ट होने वाला नहीं था, इसलिए उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की इच्छा उसके मन में जागृत हुई और उसने अपना विजय अभियान भारत की ओर भी प्रारंभ किया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजनी का जो साम्राज्य है उसमें गजनी वंश में और गौर वंश दोनों में बहराम शाह, जो कि गजनी साम्राज्य का शासक था, बहराम शाह ने गौड़ साम्राज्य के साथ, जिसे शंसनवी वंश के नाम से गौड़ साम्राज्य में शंसनवी वंश का राज्य था, तो गजनी वंश और शंसनवी वंश दोनों के बीच बहराम शाह के समय में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। लेकिन बहराम शाह ने बड़ी ही कुटिलता प्रदर्शित की और उसके तहत उसने अपने दामाद को अपने साम्राज्य में बुला करके उसकी हत्या करवा दी। तो ये कुतुबुद्दीन उसका दामाद था जिसकी हत्या करवाई गई, और कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने इस हत्या का बदला लेने के लिए गजनवी वंश से जमकर लोहा लिया और अंततः उन्हें विजय भी हासिल हुई और उन्होंने अपने साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों से समस्त गजनवी वंश का अंत कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी इससे ही संतुष्ट होने वाला नहीं था, वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। अतः उसने अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थितियां जो महसूस की वो थी भारत। भारत एक विशाल साम्राज्य था और आप देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बीच 148 वर्ष का अंतराल था। 1026-27 के लगभग महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया था जाटों और खोखरों पर, और इसके बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया। लेकिन इन 148 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संभवतः इसके लिए यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ के जो शासक थे, वो महमूद गजनवी के आक्रमणों को भूल चुके थे कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उन्हें कितना जनधन की हानि उठानी पड़ी, उन्हें किस प्रकार परेशानियों का सामना करना पड़ा, प्रजा को किस प्रकार परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन सारी बातों को वो भूल चुके थे। और ऐसे समय में ही उन्हें मोहम्मद गौरी के आक्रमण का एहसास हुआ। किंतु इसके बावजूद जो भारतीय राज्य थे वे पूर्व की भांति छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहे। तो जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, एक बार हम उस समय में भारत की राजनीतिक स्थिति का अवलोकन कर लें। जिस समय गौरी का आक्रमण हुआ उस समय में यहाँ पर कुल 6 राज्य थे। इन 6 राज्यों में आप इनको नोट कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति इसमें आप लिख सकते हैं। पहला है उत्तर पश्चिम के मुस्लिम राज्य, जिसमें आपके सिंध, मुल्तान और पंजाब प्रमुख राज्य थे जो मुस्लिम राज्य थे। उत्तर पश्चिम के ये मुस्लिम राज्य थे और जिस समय गौरी ने आक्रमण किया
ये सारी मुस्लिम राज्य जो थे तीनों, ये शिया मतावलंबी थे, जबकि मोहम्मद गौरी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में इन राज्यों को परास्त करना मोहम्मद गौरी जैसे कट्टर मुस्लिम शासक के लिए आवश्यक हो गया था। अब इन मुस्लिम राज्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि चूंकि ये मुस्लिम थे और यहाँ की जो प्रजा थी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी, उनका भी सहयोग इन्हें प्राप्त नहीं था। दूसरी बात, इन मुस्लिम राज्यों के पास जो साधन थे वो बहुत सीमित थे और अपने उन सीमित साधनों और प्रजा के असहयोग के कारण मोहम्मद गौरी जैसे शक्तिशाली आक्रांता का सामना करने में ये सफल नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप ये मुस्लिम राज्य मोहम्मद गौरी से परास्त हुए और मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र में चले गए। इसके बाद आप देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य आता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है इसको, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। और इन प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से परास्त किया था, किंतु दुर्भाग्यवश अपनी इस प्रथम विजय का जश्न बनाने में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गया। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी जैसा महत्वाकांक्षी शासक अपनी इस पराजय और अपमान को नहीं भूला और 1 साल उसने जमकर तैयारी की और पुनः 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में उसने पृथ्वीराज चौहान को ललकारा और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के ही सेना नायक और दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सल्तनत के प्रथम वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1526 ईस्वी तक इस वंश में 5 वंशों ने शासन किया था सल्तनत काल में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। अंत में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था, उसको परास्त करके बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जैसा महत्वपूर्ण शासक जो था वो भी मोहम्मद गौरी के हाथों परास्त हो गया। इसके बाद आप देखिएगा अगला जो महत्वपूर्ण राज्य था वो था कि अजमेर के चौहान राज्य के बाद कन्नौज का राज्य। कन्नौज पर इस एक शक्तिशाली राज्य था और यहाँ पर गहरवाल राठौड़ों का शासन था। गहरवाल और जिस समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया उस समय कन्नौज का शासक था जयचंद। ऐसा माना जाता है, जयचंद पूरे इतिहास में ये प्रसिद्ध है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में वैमनस्यता थी और संभवतः इसी कारण तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। यदि समय रहते जयचंद ने उसको सहयोग किया होता तो निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में भी मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता। इससे जयचंद भी एक महान शक्तिशाली राजा था। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। इसे दल पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। रंभा मंजरी जो नाटिका है उसमें इसको दल पोंगल के नाम से जाना गया है या दल पोंगल नाम उसको दिया गया है। इसके बाद आप देखिएगा जो अन्य महत्वपूर्ण राज्य था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में वो था बंगाल में पाल और सेन वंश। ये दोनों ही बंगाल के महत्वपूर्ण वंश थे जिन्होंने बंगाल की सीमाओं का विस्तार किया था और अपने वंश के लिए विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल का प्रमुख शासक था लक्ष्मण सेन और लक्ष्मण सेन ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना किया था। फिर आप देखिएगा इसके अलावा अन्य जो राज्य थे उनमें गुजरात का सोलंकी वंश जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इस वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था।
फिर इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण राज्य में हैं आपके अन्य जो प्रमुख राज्य हैं उसमें स्पेशली बुंदेलखंड के चंदेल जो है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना साम्राज्य संचालित कर रहे थे। इस प्रकार से जो भारत की राजनीतिक स्थिति है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, तो हम देखेंगे कि महमूद गजनवी के आक्रमण के तुरंत बाद जहां उस आक्रमण से सबक लेना चाहिए था कि राज्य जो छोटे छोटे भागों में विभाजित थे, पूरे हमारी भारत की राजनीतिक स्थिति जो है वो काफ़ी खराब थी, तो वो आक्रमण ऐसा आक्रमण था जिसने सभी राज्यों को हिला कर के रख दिया था। तो समझदारी ये कहती थी इन समस्त राज्यों को अपने आपसी ईर्ष्यादेश, अपनी आपसी वैमनस्यता को भुलाते हुए भविष्य में होने वाले किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए उन्हें एक होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अहम के आगे ये भारतीय राज्य, भारतीय शासक अपने आप को एकता के सूत्र में नहीं पिरो पाए और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। एक लंबे समय तक भारत में मुसलमानों ने अपना राज्य स्थापित करा और लगभग 650 सालों तक भारत मुसलमानों के शासन से मुक्त नहीं हो पाया। हम सभी जानते हैं 1857 तक मुस्लिम शासक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। तो यदि 1206 से लेकर के 1857 तक का पीरियड देखा जाए तो भारत में मुसलमानों का ही राज्य रहा था। तो जहाँ भारत अपनी संस्कृति के लिए, जहाँ भारत अपनी राजनीतिक एकता के लिए, जहाँ भारत विभिन्न रूपों में प्रसिद्ध रहा है, वहीं अपनी एक छोटी सी कमी, अपनी आपसी ईर्ष्यादेश और वैमनस्यता के कारण वो जो अखंडता थी वो अखंडता समाप्त हो गई, जिसकी शुरुआत मौर्य वंश में आपने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 16 महाजनपदों को जोड़ करके भारत में अखंडता स्थापित की गई थी। और हर्षवर्धन के बाद से हम देखें तो ये राज्य पुनः एक बार छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए थे, जो सदैव एक दूसरे से लड़कर या आपस में संघर्ष करके अपनी शक्ति को समाप्त कर रहे थे। और इसका पूरा फायदा उठाया था इन तुर्क आक्रांताओं ने। अब देखिए ये बात हो गई कौन कौन से राज्य थे। एक बार दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति भी जान ली जाए। जिस समय उत्तरी भारत में ये राज्य मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में विद्यमान थे, उसी समय आप देखिए दक्षिण भारत में भी कुछ राज्य ऐसे थे जो मोहम्मद गौरी के समय में दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अब इन राज्यों में प्रमुख राज्य थे जैसे दक्षिण के इन राज्यों में प्रमुख थे देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, दौड़ समुद्र के होयसल, मदुरा के पांडे इत्यादि। इन राज्यों में भी आपसी एकता का अभाव था, किंतु मोहम्मद गौरी के जो प्रारंभिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा उससे उत्तरी भारतीय हताहत अधिक हुआ था और दक्षिण भारत तक मोहम्मद गौरी की पहुंच नहीं हो पाई थी। ऐसी स्थिति में ये राज्य वर्तमान इन द सेंस कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में सुरक्षित रहे थे, लेकिन बाद में ये राज्य भी धीरे धीरे मुस्लिम शासन के घेरे में आते चले गए। एंड स्पेशली आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण के इन 5 राज्यों पर मुस्लिम शासन स्थापित होने लगा था। क्योंकि ये राजधानी दिल्ली से दूर थे तो इन राज्यों को अपने अधीन करके अधिकांश राज्य जो थे उन्हें विलीन कम किया गया, उनसे वार्षिक कर ही लेकर के उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया था। तो ये राजनीतिक स्थिति थी जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके अलावा आप देखिएगा जिस तरह से महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए तो निश्चित रूप से उसके आक्रमण के कुछ उद्देश्य रहे थे। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किया उसके आक्रमणों के पीछे भी कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहे होंगे। उन्हीं पर जरा एक हम दृष्टि डालते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका प्रमुख उद्देश्य था अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। मैंने अभी पहले भी बताया था कि गौर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो राजनीतिक स्थिति थी वो मोहम्मद गौरी के लिए साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से अनुकूल नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारत की ओर उसने
दृष्टि डाली और भारत पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर अपने स्वप्न को साकार करने का उसने प्रयत्न किया और उसे सफलता भी मिली। दूसरा आपका कारण जो उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था, वो प्रमुख उद्देश्य था भारत से धन की प्राप्ति। हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स आदि में भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, सोशल साइट्स पर देखा होगा कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो निस्संदेह जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है वो निश्चित रूप से धन्य धान्य से परिपूर्ण होगी। और भारत की इसी स्थिति का लाभ, इसी स्थिति से प्रभावित होकर के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि मोहम्मद गौरी जो था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो ये चाहता था विशाल साम्राज्य का निर्माण करे। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं इस बात को कि जब विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए विशाल सेना की आवश्यकता होती है। अब विशाल सेना जब गठित की जाएगी तो स्वाभाविक है उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है और वो सारे संसाधन भी उपलब्ध तभी होंगे जब आपके पास अथाह रूप में धन होगा। और उस धन की प्राप्ति के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया ताकि वो यहाँ से अधिक धन प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सके और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। फिर अगला महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य था भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करा तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो उसमें मैंने आपको लिखाया था उत्तर पश्चिमी में 3 मुस्लिम राज्य थे और तीनों मुस्लिम राज्य सिंध, पंजाब और मुल्तान वो मुस्लिम राज्य थे लेकिन वो शिया थे जिससे कर्मार्थी जाति थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये सुन्नी मुसलमान था तो शियाओं को या अन्य किसी भी इस्लाम के संप्रदाय को वो नहीं देख सकता था। तो मुस्लिम होने के बावजूद इन तीनों राज्यों को मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जबकि इन तीनों राज्यों के अलावा यदि हम बाकी स्थिति को देखें तो भारत में बहुसंख्यक हिंदू थे और हिंदू प्रजा मूर्ति पूजा करती है और जो कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। यदि आपको याद हो इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अपना 16वां आक्रमण किया था तो उस आक्रमण के समय में जब पुजारी या पुरोहित के द्वारा जब महमूद गजनवी शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो पुरोहित ने एक प्रपोजल उसके सामने रखा था कि आप शिवलिंग को कोई हानि ना पहुंचाएं, बदले में मैं आपको बहुत सारा धन प्रदान करूंगा। लेकिन उसके जवाब में महमूद गजनवी ने उसको ये कहा कि मैं विश्व के अंदर मूर्ति विक्रेता के स्थान पर अपने आप को बुत शिकन कहलाना पसंद करूंगा। इसका कारण क्या था कि वो इस्लामी जगत में अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था। बेशक वो धन के लालच में भारत आया था, उसके उद्देश्यों में धन प्राप्ति महमूद गजनवी के उद्देश्यों में भी था, लेकिन जब उसको धन का लालच दिया गया पुरोहित के द्वारा तो उसने वो धन के स्थान पर मूर्ति को तोड़ना ही ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वो स्वयं को बुत शिकन कहलाना पसंद नहीं करता था। इससे वो इस्लाम विरोधी मानता था। कुछ इसी तरह के पदचिन्हों पर मोहम्मद गौरी भी था, क्योंकि वह भी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और किसी भी सूरत में वो यहाँ के जो मूर्ति पूजक लोग थे या हिंदू थे उनकी जो भावनाएं थी उन भावनाओं को वो ठेस पहुंचाना चाहता था और संभवतः इसीलिए उसने यहाँ पर आक्रमण करा ताकि इन मूर्ति पूजकों को समाप्त करके अधिक से अधिक इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा सके और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा आप देखिएगा इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये भी उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे इस्लामी जगत में अपने आप को एक महान विजेता, अपने आप को एक महान इस्लाम का अनुयायी, अपने आप को महान इस्लाम का प्रचारक कहलाना पसंद करता था और संभवतः अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किए थे। अब देखिए समस्त उसके आक्रमणों में हमने जो अभी करे उस 1178 ईस्वी में उसके जो आक्रमण हुए थे, प्रारंभ
प्रथम आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में हम उसके आक्रमणों को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण माना जाता है वो था पृथ्वीराज तृतीय और उसके बीच जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। आपने राजस्थान हिस्ट्री में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी है और चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासों में इसको काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा गया है। किसी प्रकार की पृथ्वीराज चौहान की वीरता में, उसके साधनों में कोई कमी नहीं थी, उसके साहस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारे यहाँ की राजनीतिक अवस्थाओं और कुछ राजपूतों के चारित्रिक दोषों के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और इस पराजय के बाद ही भारत में मोहम्मद गौरी ने सफलताएं प्राप्त की और इन सफलताओं के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। अब इसके बाद आप देखिएगा ये जो आक्रमण हुए मोहम्मद गौरी के और महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव मैंने आपको बताए थे। तो जिस तरह से महमूद गजनवी के आक्रमणों के प्रभाव पड़े, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के भी भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। और एक महत्वपूर्ण सबसे बात यह कि भारत में ये जो प्रभाव मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पड़े वो राजनीतिक दृष्टि से भारत को अधिक प्रभावित कर पाए। ये निश्चित है कि यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी, लेकिन जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के 16 महाजनपदों को जोड़ करके अखंडता स्थापित की थी, उसी प्रकार से ये मुस्लिम राज्य जो थे वो अपने मुस्लिम साम्राज्य को विस्तारित करने के उद्देश्य से ही सहित, लेकिन भारतीय राज्यों को धीरे धीरे अपने अधीन ला करके एक झंडे या एक ध्वज के तले लाने का उन्होंने प्रयास किया और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली। मुस्लिम शासकों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सत्ता उसी के पास होती थी जिसके पास तलवार की शक्ति होती थी। अब इसके परिणाम या प्रभाव जो थे उसमें आप लिख सकते हैं भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होना, भारत में इस्लाम के अनुयायियों या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होना, भारत की अपनी संस्कृति, भारत के जो धरोहर थी, जो धार्मिक स्थान थे वो काफ़ी नष्ट भ्रष्ट किए गए थे, तो हमारी संस्कृति और ऐसे स्मारकों को काफ़ी आहत किया गया था। और जो राजपूतों की दुर्बलताएं थी वो सबके समक्ष आ गई थी भारतीय शासकों की, स्पेशली उनमें जो एकता का अभाव था और उनके अंदर जो आपसी वैमनस्य था वो वैमनस्यता खुलकर के सबके सामने आ गई थी। और इस प्रकार से जो विशाल साम्राज्य मुस्लिम स्थापित कर पाए उसका कारण कहीं ना कहीं ये हमारी एकता की कमी थी। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप स्थापित हो गया था। अब आप देखिएगा मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न राज्यों पर फतेह हासिल करने के बाद पुनः गौर लौट गया और अपने यहाँ विजित साम्राज्य, अपने राज्यों को या साम्राज्य को संभालने के लिए उसने कुतुबुद्दीन नामक एक अपने योग्य सेनानायक और दास को नियुक्त किया था, जिसने सल्तनत की स्थापना की। हालांकि होता ये था कि जब भी कोई भारत पर भारी आक्रांता आक्रमण करता था तो अधिकांश के आक्रमण करके वापस लौट जाते थे, चाहे वो महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी हो। लेकिन उसका जो प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में, क्योंकि मोहम्मद गौरी का भी उद्देश्य था कि वो गजनवी वंश की किसी भी शाखा को भारत में नहीं रहने देना चाहता था, तो पंजाब में इस समय गजनवी वंश था तो उसको उखाड़ फेंका और पंजाब पर भी शंशनवी वंश की स्थापना कर दी गई थी या शंशनवी वंश के साम्राज्य में उसको विलीन कर लिया गया था। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने स्वामी मोहम्मद गौरी के समान एक योग्य और महत्वाकांक्षी सेनानायक था। तो जब उसने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की तो निश्चित रूप से जब मोहम्मद गौरी लौटा तो जो पराजित राज्य थे उन्होंने अपनी पुनः राज्य प्राप्त करने की जो योजनाएं थी
उनको अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, लेकिन फिर भी इस पूरी स्थिति को काफ़ी अच्छे ढंग से संभालने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश आदि इस गुलाम वंश के महत्वपूर्ण सुल्तान थे बलबन, जिसने रक्त और लौह की नीति का पालन करते हुए इस विशाल साम्राज्य को जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित हुआ था उसको मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी डिटेल हम आगे गुलाम वंश में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।